हो गया। नमस्कार भाई सभी को। सभी बच्चे जय मां सरस्वती का नाम ले भी। और हम पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं अभी? हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। बातें नहीं भी, बातें नहीं। और भाई एक हफ्ते के बाद मिल रहे हैं। सीटी का रिजल्ट आ गया ना? अच्छा, अब तुम्हें नतीजा मिल गया तुम्हारा, जो तुम दे के आए तुम्हारे सामने। अच्छा है तो बहुत अच्छी बात है भाई। नहीं है तो कोई बड़ी बात नहीं है आपके लिए। मैंने पहले भी बोला था ग्रुप डी का एग्जाम आ रहा है, उसकी तैयारी करें और अच्छा ठीक ठाक अच्छे नंबर बन रहे हैं तो नेक्स्ट पेपर की तैयारी करें। वो आपके सामने है भी। अब ये नहीं भी मैं आपको कह दूं आपका 50 नंबर बने भी आपका नाम आ जाएगा। मेरे बच्चे नाम तो आ जाएगा, क्या पता पुलिस में आपके फाइनल सिलेक्शन में आपका वहां भी उम्मीद नहीं है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे, भीड़ बहुत है। झूठा जलासा देने में कोई वो नहीं है। तुम किसी का यूट्यूब का सहारा मत लेना, वहां तुम्हें गुमराह कर देंगे वो घुमा घुमा के भी। पक्का पक्का 64 नंबर थे, पीछे एक दिन भी नाम नहीं आया तो आप उम्मीद कर सकते हो भी कितने हो सकते हैं। तो पीछे से तो बहुत गुना है, 2 गुना हो गए। पहले तो 3.5 लाख थे, अब 6-6.5 लाख के आसपास क्वालिफाई करके ऐसा बोला गया है। बाकी पता नहीं है, अभी जैसे बच्चों से मैंने तो पूछा है पर मेरे को नहीं लगा इतने अच्छे नंबर लिए बच्चों ने। तो तुम पढ़ते नहीं हो इसका मतलब। और जो पढ़े हैं जिनके नंबर कट गए भी, किसी के 10 कटे हैं, किसी के 20 कटे हैं। कोई बच्ची कहती है फर्स्ट शिफ्ट में था मैडम 60 से 50 हो गया, कैसे हो गया? फर्स्ट शिफ्ट में तो 10-15 नंबर बढ़े हैं, 15 भी बढ़ रहे हैं बच्चों के, 13 भी बढ़ रहे हैं, 10 तो मान के चल रहे हैं भी बढ़ रहे हैं। और मेरी जैसे मैं कहती हूँ, मैंने दिया था लास्ट शिफ्ट थी मेरे भी बढ़े हैं, 7-8 नंबर बढ़े हैं। तो ये कोई वो नहीं है और मायूस होने की कोई जरूरत नहीं है। स्ट्रगल करते रहो, एग्जाम बहुत है, आपकी एज पड़ी है, जरूरी नहीं है एचएससी है। एसएससी के बहुत सारे हैं, एसएससी जीडी का अब आया है, बहुत सारी वैकेंसी आई है, रेलवे के आते रहे और उनमें तो 4 टॉपिक पढ़ना है, कवर करते रहो, तुम पढ़ते रहो बस। चाहे तुम टेस्ट लगाओ, रूटीन में पढ़ना है तुम्हें, चाहे 1 घंटे पढ़ो। मैं कहती कोई टाइम नहीं मिला, जैसे मैंने तुम्हें बताया है। अभी हमारे घर में एक इश्यू हो गया, अभी मेरी जो दादेर सास थी एक्सपायर हो गई थी वो जो है, तो उनके मैं 1 हफ्ते मैंने सुबह 4:30 उठ के मैं 5:30 पढ़ी, फिर शाम को मैं वहां से काम करके आके फिर मैं पढ़ी। मतलब डेली रूटीन जितना एक बहू वो सारा फर्ज निभाया मैंने वहां, और वो करके भी मैं पढ़ी। तो तुम क्या सोचो, तुम कितने हरी हो, तुम कितने हरी हो। तो मेरे बच्चों ये नहीं है, मैं उनके लिए कह रही हूँ जो मायूस हो रहे हैं कहीं ना कहीं कम नंबर आए, तो वो ज्यादा इतना ना बहस करें। तुम्हारे पास टाइम पड़ा है, तुम कंटिन्यू जुटे रहो, बस मिल जाएगी तुम्हें नौकरी। कोई बड़ी चीज नहीं है, परंतु तुम्हें उसमें 100% देना होगा। 100% ही तुम दोगे ना तभी नौकरी मिलेगी भाई। अदरवाइज तो तुम ये सोचो हम ये भी कर ले वो भी कर ले। मैंने तुम्हें हर डेली बताती हूँ भी तुम्हारी ये सब उम्र, जो ये तुम्हारी उम्र है ना, वो सब चीज की उम्र यही है। ये बहुत नाजुक उम्र है और इससे तुम्हें निकलना होगा। 6-12 महीने तुम्हें मेहनत करके नौकरी ले लेनी, तुम जो चाहोगे वो कुछ होगा। ठीक है, तो हमने जो मैं लास्ट टॉपिक समाप्त करके गई थी मेरे बच्चों, वो हमने महाजनपद पढ़ा था। मैं एक बार थोड़ा सा व्यू दे देती हूँ, हमने कहाँ टॉपिक किया था। महाजनपद पढ़े थे ना, महाजनपद मेरे बच्चों। तो महाजनपद जो है मेरे बच्चों, सुन लो, महाजनपदों की संख्या है मेरे बच्चों कितनी है? 16 है। ये 16 महाजनपद थे, ये हमें कौन बताता है? एक बौद्ध ग्रंथ का अंगुत्तर है, एक बौद्ध ग्रंथ है मेरे बच्चों, अंगुत्तर है निकाय, अंगुत्तर है निकाय मेरे बच्चों। सुन लो, एक अंगुत्तर निकाय जो है बौद्ध ग्रंथ का, वो बताता है हमें। ये कौन सा है ये ध्यान रखना, ये एग्जाम में पूछा गया है भी। बौद्ध ग्रंथ का अंगुत्तर निकाय बताता है भी महाजनपदों की संख्या कितनी थी? 16 थी। बौद्ध ग्रंथ, बौद्ध ग्रंथ। एक जैन ग्रंथ का है मेरे बच्चों, एक जैन ग्रंथ है, हाँ जी, जैन ग्रंथ भगवती सूत्र, भगवती सूत्र है। और बौद्ध ग्रंथ एग्जाम में क्वेश्चन आया है मेरे बच्चों, ये एग्जाम में क्वेश्चन है आया है। बुक्स बंद कर दो भाई, बुक्स मत खोलो। मेरे पढ़ाने के बाद तुम पढ़ोगे। बुक्स पढ़ना कोई अच्छी बात होती है, परंतु अब सामने मत खोलिए।
चलो, हमने महाजनपद टॉपिक लास्ट किया था। इससे पहले हमने मेरे बच्चों क्या पढ़ लिया है, मैं बता देती हूँ। हिस्ट्री जो हमने शुरू की उसमें हमने प्रयाग ऐतिहासिक काल किया। प्रयाग ऐतिहासिक काल जिसका हमें कोई लिखित में सबूत नहीं मिला, वो पढ़ा। उसमें हमने जो है पाषाण काल बोलते हैं, पत्थरों के बारे में जाना, जिसमें हमने पूर्व पाषाण पढ़ा, मध्य पाषाण पढ़ा और नव पाषाण पढ़ा। उसको हम कौन सा युग बोलते हैं, कौन सा बोलते हैं रे, तांबा युग। कौन सा बोलते हैं, तांबा युग बोलते हैं। उसमें मेन जो है मेरे बच्चों मैं बता देती हूँ, पूर्व पाषाण काल जो था उसमें किसका आविष्कार हो गया था, आग का। आग की खोज कर ली गई पूर्व पाषाण काल में। मध्य पाषाण काल में आग की खोज कर ली, तो उन्होंने मांस वगैरह पका के खाना सीख लिया था। ये बात पूछी जाती है। मध्य पाषाण में आता है मेरे बच्चों, उन्होंने कहते हैं दाह संस्कार करना सीख गए थे वो। और मध्य पाषाण काल में वो शल्य चित्र, जो पत्थरों पर चित्रकारी करना, वो सीख गए थे। और मध्य पाषाण काल में एक स्वास्तिक की खोज कर ली थी। स्वास्तिक जो मेरे बच्चों यही होता है, इसकी खोज हो गई थी जिसका। उसके बाद नवपाषाण में तुम पढ़ोगे, तुम्हारे क्वेश्चन आते हैं, उसमें पहिए की खोज हो गई थी, मकान बनाकर वो रहना सीख गए थे। और उसके बाद जो है मेरे बच्चों कृषि करना सीख गए थे। कृषि करने लगे तो वो पशु पालना सीख गए थे। ठीक है। उसके बाद उन्होंने, क्वेश्चन आता है, अभी पहला पालतू पशु बनाया वो कुत्ते को बनाया, और पहली खेती की वो जौ की। ठीक है मेरे बच्चों, ये नॉर्मल क्वेश्चन है, तुम पढ़ लेना, मैंने वीडियो है उसमें। उसके बाद हमने दूसरा टॉपिक पढ़ा आदि ऐतिहासिक काल। आदि ऐतिहासिक काल जो था मेरे बच्चों, जिसमें हमें लिखित में सबूत तो मिले परंतु हमें पढ़ नहीं पाई। उसमें हमने सिंधु सभ्यता पूरी की पूरी पढ़ी। उसमें हमने सिंधु सभ्यता पढ़ी। सिंधु सभ्यता में मेरे बच्चों हड़प्पा, सिंधु सभ्यता को एग्जाम में क्वेश्चन आता है, सिंधु सभ्यता को किस किस नाम से जाना जाता है, तो सिंधु सभ्यता को कांस्य सभ्यता भी कहा जाता है, हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है, और सिंधु सभ्यता कहा जाता है, नगरीय सभ्यता कहा जाता है। 4 नाम है मेरे बच्चों जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। हड़प्पा भी पहला स्थान हड़प्पा ही खोजा गया था। नगरीय वो शहरी टाइप से बसी थी, जो कौन सी पद्धति से बसी थी वो बताओ रे कौन सी पद्धति थी, ग्रेड पद्धति थी। कौन सी थी, ग्रेड थी मेरे बच्चों। जो आज का वर्तमान चंडीगढ़ शहर बसा है, आज का वर्तमान है चंडीगढ़ शहर बसा है, जो 90 डिग्री के कोण पे उनकी जो सड़कें थी और वही ऐसे मतलब बसी थी, जैसे चंडीगढ़ है वर्तमान में वैसे वो था। तो तुम सोच सकते हो वो कितने एडवांस के लोग थे उस टाइम। उसके बाद जो है मेरे बच्चों, अब सारा मैं नहीं बता पाऊंगी भी क्योंकि मेरे को आगे कराना है। उसके बाद जो हमने पढ़ा ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल में मेरे बच्चों जिनके हमें लिखित में सबूत मिले, बुक्स वगैरह मिली, ग्रंथ वगैरह मिले, उनको हमने वैदिक सभ्यता में पढ़ा। वैदिक सभ्यता जिसमें हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया, पूर्व वैदिक सभ्यता और जो है उत्तर वैदिक सभ्यता। पूर्व वैदिक सभ्यता में ऋग्वेद की खोज जो है, ऋग्वेद में हमने जाना भी, वेद जो है 4 है मेरे बच्चों। तो पूर्व वैदिक काल में ऋग्वेद की रचना हुई, और बाकी जो है उत्तर वैदिक काल में 3 वेद जो बच गए, अर्थवेद है, युजुर्वेद है और सामवेद है, उनकी रचना हुई थी। क्लियर है। उसके बाद जो है मेरे बच्चों, इनमें इसको कौन सा युग कहा, लोहा युग कहा। इसको कौन सा कहा, पहला जो कहा तांबा युग था, प्रयाग ऐतिहासिक। दूसरा आदि ऐतिहासिक जो कांस्य था, तांबा में 3 प्लस कर देते हैं तो कांस्य बन जाता है, कांस्य युग आ गया। और उसके बाद जो लोहे की खोज होगी थी वो उत्तर वैदिक काल में होगी थी, एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। तो जो है इसे लोहा युग कहा। ठीक है। ये कहने वाले कौन थे, कौन से व्यक्ति थे बताओ। क्वेश्चन बताया करो, मैंने तुम्हें जब मैं गई थी तो मैंने कहा जितनी मैंने हिस्ट्री करा रखी है तुम एक बार पढ़ के रखना। ठीक है। बाकी मेरे को पता है तुम कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। उसके बाद जो हमने किया मेरे बच्चों, और क्या पढ़ा था बताओ रे। हाँ, उसके बाद हमने धर्म पढ़े मेरे बच्चों। धर्म में हमने जैन धर्म किया और उसके बाद बौद्ध धर्म किया था। बौद्ध धर्म में मेरे बच्चों तुम एक क्वेश्चन बताओ, और उससे क्वेश्चन है एक करंट का, वो बता देती हूँ पहले, उसके बाद जिक्र करेंगे इसका। जो है महात्मा बुद्ध की मृत्यु कब हो गई थी, कब हुई महात्मा बुद्ध की मृत्यु कब हुई बताओ मेरे बच्चों। उसको बोला 483 ईसा पूर्व में, 483 ईसा पूर्व में, बीसी में ईसा पूर्व बोलते हैं उसको। हाँ जी। तो 483 इसको किस नाम से डिनोट किया गया था मेरे बच्चों, महापरिनिर्वाण मेरे बच्चों, वेरी गुड भाई, महापरिनिर्वाण।
इसी महापरिनिर्वाण जो है मेरे बच्चों, अभी जो है 6 दिसंबर की तारीख थी। 6 दिसंबर को क्या था मेरे बच्चों, तुम बताओगे? अभी 6 दिसंबर गया है तो क्या? हाँ, भीमराव अंबेडकर का, इनकी जो निधन हो गया था 6 दिसंबर को, और इन्होंने बौद्ध धर्म को ही अपनाया था। अंतिम टाइम में भीमराव अंबेडकर ने किसको अपनाया था? बौद्ध धर्म को अपनाया था। और इसी को भी इसका बोला जाता है भी महापरिनिर्वाण है, 6 दिसंबर को हुआ था। किसका? भीमराव अंबेडकर को। याद रखना मेरे बच्चों, एग्जाम में क्वेश्चन है, आ सकता है। उसके बाद चलो अब हम करते हैं। तो उसके बाद धर्म के बाद हमने और क्या पढ़ा था मेरे बच्चों, बताओ रे? जैन धर्म हो गया था, बौद्ध धर्म हो गया था, आगे बोलो क्या पढ़ा था? फिर महाजनपद किए थे। चलो मैं एक बार 5 मिनट में मैं तुम्हें महाजनपद पढ़ा देती हूँ, मैंने पढ़ा दिए हैं। तो इसमें कितने हैं? 16 है। 16 महाजनपद है। ये जानकारी हमें कौन देता है? बौद्ध ग्रंथ का अंगुत्तर निकाय देता है, और जैन ग्रंथ का भगवती सूत्र देता है। एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं। तो 16 महाजनपद में मेरे बच्चों तुम ध्यान रखना, तुमसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है। जैसे अगर भारत की ऐसे बात करूं मेरे बच्चों, भारत पहले पाकिस्तान अलग नहीं था, तो इसमें क्वेश्चन पूछता है भी पूर्व, जो अगर पूछे तुमसे पूर्व में कौन सा महाजनपद था, कौन सा था रही? कंबोज था। कौन सा था मेरे बच्चों? कंबोज था। ये एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। और जो अगर पूछे पूर्व में, सॉरी उत्तर में कौन सा था? कंबोज था। और दक्षिण में पूछे तो कौन सा था? गंधार था। और पश्चिम में, पूर्व में पूछे अंग था मेरे बच्चों, कौन सा था? अंग था। और दक्षिण में पूछे तो कौन सा था रे? यस्मक था, अस्मक था। कौन सा था? अस्मक था, जो आंध्र प्रदेश के आसपास पड़ता है। यह है 4। सुनो 16 है, मैं तुम्हें बताऊंगी। 2 भारत से बाहर पड़ते हैं। अगर तुमसे एग्जाम में क्वेश्चन आए भी भारत से बाहर कितने महाजनपद पड़ते हैं, तो 2 पड़ते हैं। दोनों मैंने लिख दिए हैं। एक कंबोज है मेरे बच्चों, एक गंधार है। ये कंबोज वाला अफगानिस्तान का क्षेत्र के आसपास बताया गया, परंतु दोनों अब पाकिस्तान में है, गंधार और कंबोज। क्लियर है? उसके बाद पूछे तुमसे, ये अंग जो है बिहार का क्षेत्र है। बिहार में 3 थे, एक अंग था, एक मगध था, एक बज्जी था मेरे। एक कौन सा था? बज्जी था। 3 पढ़ते हैं बिहार में, 3 पढ़ते हैं बिहार में। कितने हो गए टोटल? 6 लिखा दिए मैंने। उसके बाद जो है मेरे बच्चों, अगर दक्षिण भारत का पूछे तो दक्षिण भारत में कौन सा पड़ता है? यस्मक पड़ता है, अस्मक पड़ता है। अस्मक की राजधानी बताओ? पोतन थी। अस्मक की राजधानी क्या थी? पोतन थी। और जो है कहां पड़ता है मेरे बच्चों? ये आंध्र प्रदेश वाला क्षेत्र है। कौन सा क्षेत्र है? आंध्र प्रदेश वाला क्षेत्र है। क्लियर है? एक बीच में जो पड़ता है मेरे बच्चों, ये मध्य प्रदेश का जो अवंती पड़ता है, अवंती जो है वो मध्य प्रदेश में पड़ता है, ये बीच का है। ये तुम्हें पूछ सकता है भी उत्तर में कौन सा महाजनपद पड़ता है, दक्षिण में कौन सा पड़ता है, पूर्व में कौन सा पड़ता है, और पश्चिम में कौन सा पड़ता है। तो ये ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद मैं तुम्हें याद कराती हूँ, भारत से बाहर कितने हो गए? 2 हो गए, कंबोज और गंधार, ठीक है। और जो है एक राजस्थान में है मेरे बच्चों। राजस्थान में कौन सा? मत्स्य है मेरे बच्चों। राजस्थान में कौन सा है? मत्स्य जो है राजस्थान में पड़ता है। अब कितने हो गए? मैंने कितने लिख दिए? राजस्थान में पड़ता है एक मत्स्य, और दक्षिण भारत में पड़ता है एक जो यस्मक हो गया, और जो बिहार में पड़ते हैं 3 पड़ते हैं मेरे बच्चों, अंग, मगध और बज्जी। और जो है मध्य प्रदेश की बात करें तो अवंती पड़ता है। बाकी जितने बच गए, 8 बच गए मेरे बच्चों, वो सारे के सारे कहाँ पड़ते हैं? यूपी में। एक तुम्हें याद रखना है हरियाणा वाला जो कुरु है मेरे बच्चों, हरियाणा वाला याद रखना, क्योंकि यूपी का क्षेत्र था पहले। हरियाणा जो किसका क्षेत्र था? यूपी का था। उसमें याद रखना एक कुरु जो है जिसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ है। जिसकी राजधानी क्या है? इंद्रप्रस्थ है मेरे बच्चों। ये कहां पड़ता है? ये हमारे हरियाणा में जो कुरुक्षेत्र वाला स्थान है वहां बताया गया, ठीक है। बाकी जितने बच गए जो है काशी है, कौशल है, पंचाल है, सूरसेन है, चेदी है, मल है, वत्स है, ये सारे के सारे कहां पड़ते हैं? यूपी में पड़ते हैं। ये मैंने तुम्हें लिखा दिया था और इनकी राजधानियां तुम्हें बता दी थी। क्लियर मेरे बच्चों? इसके बारे में अब जो है पढ़ेंगे हम मगध, मगध साम्राज्य। आज हमारा टॉपिक रहेगा मगध साम्राज्य। थोड़ी बात होगी, सर आ चुके हैं। मगध साम्राज्य, मगध जो था मेरे बच्चों, अब बताओ मगध कहां पड़ता था? मगध कहां पड़ता था?
बिहार में पड़ता था, बिहार वाला क्षेत्र था। अगर बात करें मेरे बच्चों, बिहार वाला क्षेत्र जो है ये पूरा का पूरा क्या था, मगध था। ये जो है जो महाजनपद है चरम सीमा पे था, अपनी चरम सीमा पे। मगध जो साम्राज्य की जो नींव रखी थी वो बृहद्रथ ने रखी थी। इसके जो संस्थापक थे तो वो कौन थे, बृहद्रथ थे। लिखो, इसके संस्थापक की बात करें और जो बृहद्रथ के जो पिता थे जरासंध थे, पिता थे जरासंध थे। एक मिनट में बच्चों, पिता थे, बताऊंगी इसकी कहानी से जोड़ के बताऊंगी, जरासंध थे। लिखो, जो है मगध साम्राज्य की जो नींव रखी थी वो बृहद्रथ ने रखी थी। किसने रखी थी, बृहद्रथ, बृहद्रथ ने रखी थी। और इसके पिताजी थे वो जरासंध थे। तुमने महाभारत में सुना होगा, भीम ने जरासंध को एक मल्ल युद्ध में मारा था, जिनके 2 टुकड़े कर दिए थे, जिनके 2 पार्ट कर दिए थे, और दोनों पार्ट दोनों ऐसे दिशाओं में फेंक दिए थे, फिर वो वापस जुड़ जाते हैं। तो कृष्ण भगवान ने संकेत किया था भी इनके 2 पार्ट करके अलग अलग डाले से। हाँ, तब वो यही जरासंध थे, यही थे। कौन सा युद्ध था, मल्ल युद्ध, मल्ल युद्ध। ये एग्जाम में इतना नहीं आता, परंतु तुम्हें याद रखने के लिए, जरासंध की हत्या किसने की थी, भीम ने की थी। किसने की थी, भीम ने की थी। क्लियर है, अरे क्लियर है। इसी में जो है मेरे बच्चों, आगे जब हम इस वंश का जिक्र करेंगे, मैं आज थोड़ा सा तुम्हें पढ़ा पाऊंगी, अब सर आ रहे हैं, बाद में हम इसकी क्लास करेंगे। इसमें जो वंश आएंगे, मगध साम्राज्य है, इसमें जो है हम पढ़ेंगे हर्यक वंश। हर्यक वंश, हर्यक वंश जो है मेरे बच्चों, इसमें जो है 3 जो हम राजाओं की बात करेंगे। हर्यक वंश जो इसमें बिंबिसार मेरे बच्चों, इसका टाइम पीरियड अगर पूछे तो ये 544 से, जैसे हम जैन धर्म बौद्ध धर्म पढ़ रहे हैं, मैंने तुम्हें बताया भी ये पार्ट हम अलग अलग पढ़ रहे हैं, परंतु उसके साथ ही चल रहे थे। ये इसमें भी ये जो है हर्यक वंश जो है, इसमें जैन धर्म था, बौद्ध धर्म भी साथ साथ थे, परंतु पढ़े हमने अलग अलग हैं। तो ये 544 से ये 412 बीसी तक चला मेरे बच्चों। इसका टाइम पीरियड जो रहा वो 544 से 412 बीसी तक रहा, ईसा पूर्व है मेरे बच्चों। ठीक है, तो इसमें दोनों धर्म रहे, जैन धर्म भी रहा और बौद्ध धर्म भी रहा। इनकी जो स्थापना की थी वो बिंबिसार ने की थी, बिंबिसार ने की थी। हर्यक वंश की जो स्थापना की थी वो बिंबिसार ने की थी मेरे बच्चों। हर्यक वंश जो है मेरे बच्चों, इसके जो है राजा हम कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। इसके बिंबिसार के बाद इसका जो बेटा आएगा अजात शत्रु आएगा, अजात है शत्रु आएगा। अजात शत्रु के बाद उदयन आएगा। उदयन के बाद जो है अंतिम इसका बेटा, उदयन के 3 बेटे हैं मेरे बच्चों, एक जो है अनिरुद्ध है, एक मुंडक है, और जो है एक है नागादशक है। तो इसके बाद नागादशक का जिक्र करते हैं। ये पूछा जाता है भी हर्यक वंश का अंतिम राजा कौन था, नागदशक था मेरे बच्चों, नागदशक था। इस नागदशक को नागदर्शक भी बोला जाता है। इसके बारे में हम सारा कल पढ़ेंगे, इन सभी राजाओं के बारे में। और इस वंश को क्या कहा जाता है, पितरहर्ता वंश कहा जाता है। पितरहर्ता वंश कहा गया है। क्यों कहा गया है, क्योंकि कहते हैं बिंबिसार ने अपने पिता की जो हत्या कर दी थी, और अजातशत्रु ने बिंबिसार की हत्या कर दी थी अपना साम्राज्य पाने के लिए। और जो है उदयन जो थे, उन्होंने किसकी हत्या कर दी थी, अजातशत्रु की कर दी थी, और उदयन की हत्या उसके बेटे नागदशक ने कर दी थी, ऐसे बताया गया। और ये पितरहर्ता जो है, हमें कौन जानकारी देता है इसकी भी, ये पितरहर्ता वंश थे, कौन सा देता है, बौद्ध ग्रंथ देता है। ये एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, मैं जहां तुम्हें ये बोलूं ना उसको इंपॉर्टेंट। यह पितरहर्ता अगर इस वंश को कहा है तो किसने कहा है, बौद्ध ग्रंथ ने कहा है। किसने कहा है, बौद्ध ग्रंथ ने कहा है। परंतु इस वंश को पितृ भक्त भी कहा है। इस वंश को क्या बोला गया है, पितृ भगत भी बोला गया है। ये जो कहा गया है पितृ भगत, इस वंश को कहा गया है, वो किसने कहा है, जैन धर्म ने कहा है। किसने कहा है मेरे बच्चों, जैन धर्म ने कहा है। जैन ग्रंथ लिख लो या जैन धर्म लिख लो, जैन ग्रंथ, जैन साहित्य भी आ जाए तो भी तुम्हें करना है। जैन साहित्य ने क्या किया है,
इस वंश को क्या कहा है? पितृभक्त कहा है। पितृ हत्या किसने कहा है? हर्ता किसने कहा है? बौद्ध ग्रंथ ने कहा है। क्लियर है? यहाँ तक जितना मैंने पढ़ाया क्लियर है मेरे बच्चों? इनके बारे में, जो राजाओं के बारे में जो है, एक एक मेन 2 बातें, मैं तुम्हें ज्यादा नहीं बकवास हम नहीं लिखेंगे, मेन जो बातें इनसे पूछी जाती है वही बातें हमें कल नोट करेंगे। अब सर आ गए हैं, सर क्लास है लेंगे। ठीक है, थैंक यू।